जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। तेजस सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं वीनस जैन, फिजिक्स एक्सपर्ट, आपका इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 2। आई होप पार्ट 1 में आपने खूब एंजॉय किया होगा, खूब सीखा होगा और पूरी तेजस सीरीज आपके लिए वरदान साबित हो रही होगी। बेटा एंड तक बने रहना तेजस सीरीज में, जब तक आपको आईआईटी का दरवाजा ना मिल जाए। ठीक है, चलिए तो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d lies horizontally inside a metallic hemispherical ball of radius a. The disk is just visible to an eye looking over the edge. The ball is now filled with a liquid. Now the whole of the disk is just visible to the eye in the same position. Find refractive index of the liquid. शानदार प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। क्या दे रखा है? एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस ए है। अब मेटल का है ये, है ना। आपको एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये डिस्क थोड़ी सी दिख रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द डिस्क इज जस्ट विजिबल टू एन आई लुकिंग ओवर द एज। जस्ट विजिबल है, थोड़ी सी दिख रही है, इतनी। ठीक है, पूरी डिस्क नहीं दिख रही है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया। जैसे ही मैंने लिक्विड डाला, ये पूरी डिस्क दिखने लग गई। सोचो, पूरी डिस्क दिखने लग गई, मतलब ये वाला पार्ट भी दिखने लग गया होगा, लास्ट पार्ट भी। क्लियर? अब ये लास्ट पार्ट दिखने रहा है, क्यों? क्योंकि जो रेज निकल के जा रही है वो यहाँ पे बोल क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये वाली रेज आंखों में नहीं जा पा रही है। लेकिन मैं लिक्विड डालूंगा तो उन्होंने कहा कि दिखने लग जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रे यहां से निकल के रिफ्रैक्ट होके आंखों में चली जाएगी। क्लियर एकदम? तो अपने को दिखने लग जाएगी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का। चलो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे अपना एक ऑब्जर्वर है, उसको ये इजीली विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें लिक्विड फिल किया, लिक्विड फिल करने के बाद क्या होगा, ये जो लास्ट पार्ट है यहां से भी रे निकल के जो जाएगी वो सीधी कहां जाएगी? आंखों में। करेक्ट? चलो मैं मान लेता हूं ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मान लिया मैंने? आर। ठीक है, ये पुरानी वाली लाइन एक्सटेंड करके दिखा दी आपको, ताकि आपको पता पड़ जाए कि सेम लाइन ऑफ साइट में जा रहा है। ठीक बात है। अब सोचो ध्यान से, क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं यहां पर? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं हम। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू, बाहर एयर है 1 इंटू साइन आर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना म्यू है, आपको निकालना है बेसिकली साइन आर बाय साइन आई। ये आपको कैलकुलेट करना है। ना तो आपको आर की वैल्यू पता है, ना आई की वैल्यू पता है, लेकिन आपको म्यू कैलकुलेट करना है, और यही अब मैथमेटिक्स का पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक, चलो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? ध्यान से, पहले मैं काम करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ डायग्राम को। यहाँ पे मैंने रीड्रॉ किया है, ये एंगल मेरा क्या है? आर। ये एंगल कितना है? आई। ये जो एंगल है ये आर है। बचा हुआ जो एंगल हुआ वो कितना हुआ मेरे पास? आर माइनस आई, ये वाला एंगल। ठीक, अपन इसका नामकरण कर देते हैं सबका। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। सो जो एंगल क्यू पी आर आया है वो मेरे पास कितना है? आर माइनस आई। क्लियर? चलिए अब ध्यान समझो, मुझे रेडियस ऑफ द बॉल और रेडियस ऑफ द डिस्क दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, एक सेंटर पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, और उस पॉइंट पे ध्यान समझना, उस पॉइंट से मैं मान लेता हूं कुछ एंगल बन रहा होगा, रैंडम एंगल। मैंने मान लिया ये एंगल बन रहा है अल्फा। ये अगर अल्फा है तो ये भी कंसीडर कर लेता हूं, ये भी अल्फा होगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, आर को अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा और आई को अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, फिर रेशियो लूंगा ताकि मेरा प्रश्न आसान बन जाए। ठीक बात? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं, पॉइंट्स के नाम मैं देता हूं फिर से, पी, ये हो जाएगा अपना क्यू, ये अपना हो जाएगा आर। अब ध्यान समझना, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? सर्कल की प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ध्यान समझना, अगर मैं एक सर्कल लूं और यहां पे कॉर्ड बनाऊं, ये कॉर्ड बनाया मैंने, एक पॉइंट मैंने लिया सेंटर पे, एक पॉइंट मैं ले रहा हूं सरकमफेरेंस पे। अब आपको ये प्रॉपर्टी जरूर पता होगी कि एक कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, लेट्स से अल्फा, उस एंगल का
जस्ट हाफ यहां बनाती है, या मैं यूं कहूं 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। सेंटर पे जितना एंगल होगा वो इसका डबल होगा, करेक्ट? या इस पॉइंट पे जितना एंगल बनेगा वो उसका हाफ होगा, एक ही बात है। चलिए, तो 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। और अगर ये नहीं पता तो आपको ये जरूर पता होगा कि मान लो मैंने एक डायमीटर लिया, यहां पर एक कॉर्ड बनाई, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये पता है आपने को? क्यों? क्योंकि कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री, तो इसका आधा कर दो तो बेटा यहाँ पे 90 होना ही होना है, करेक्ट? चलो आओ समझते हैं इसको। अब मैं वापस चलता हूं अपने डायग्राम पे। अब मैं कॉर्ड कंसिडर करता हूं क्यूआर कॉर्ड कंसिडर करूंगा। अब मैं दो एंगल निकालूंगा, एक जो सेंटर में बन रहा है और एक जो सरकमफेरेंस पे बन रहा है। तो मैंने ट्रायंगल कंसिडर किए, इसको नाम दे देते हैं ओ, QOR और QPR। ये दो आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे, बढ़िया क्लियर विजुअलाइजेशन एकदम। चलिए, तो एंगल दे दो भैया अल्फा, ये भी अल्फा। अब ये एंगल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, R माइनस आई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो एंगल 2 अल्फा है, सेंटर पे कितना बन रहा है 2 अल्फा, इज इक्वल्स टू R माइनस आई का डबल, सरकमफेरेंस में जितना एंगल बनता है उसका 2 गुना कर दो तो सेंटर पे बनता है वो। तो ये 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास R माइनस आई। एक रिलेशन तो आ गया, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं। इस बार मैं क्या करता हूं, ध्यान समझना। ये जो पॉइंट है जिसको अपन ने नाम दिया है P और Q, ये अपन ने नाम दिया है R O, ठीक है। अब मैं कॉर्ड लेता हूं PQ और फिर से दो ट्रायंगल बनाता हूं, एक सेंटर पे और एक सरकमफेरेंस पे। तो देखो ध्यान से, ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा और एक ट्रायंगल और बनाते हैं अपन PRQ। देखो हाईलाइटेड दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल लिए, POQ PRQ। अब ये जो कॉमन कॉर्ड है बेसिकली सेंटर पे एंगल बना रही है। देखो यहां पे एंगल अल्फा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल क्या 90 माइनस अल्फा हो गया, करेक्ट? अब देखो ध्यान से, मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है क्योंकि ये कॉर्ड इस सरकमफेरेंस वाले पॉइंट पे कुछ एंगल बना रही R, है ना? इसको कैलकुलेट करना है आपको। बेसिकली अब कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स से आप कैसे भी कर सकते हो, बट जो मुझे इजी लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे वर्टिकली ड्रॉप कराया लाइन को और इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मैं ट्रायंगल कंसिडर कर लेता हूँ PMR। क्या PMR एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? PMR एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। ये एंगल R है तो ये एंगल R है, ये एंगल 90 है तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस R बचा। क्लियर? आसान, समझ में आ गया एक बार में? चलिए, तो यहां पे जितना एंगल बनेगा, जो एंगल R है बेसिकली उसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ ये जाएगा 2 टाइम्स, ध्यान समझना, 90 माइनस R, सर्कल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं वापस से, 90 माइनस अल्फा, तो ये जाएगा 180 माइनस 2R इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। 180 इसको इधर ले जाओ, इसको 90 लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, इजी हो जाएगा। 180 माइनस 90 हो गया मेरे पास, 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू आ गई 90 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो मैंने R को निकाल लिया अल्फा के टर्म्स में। सिमिलरली मैं I को भी अल्फा के टर्म्स में निकाल लेता हूँ। कैसे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जो I है क्या मैं इसको लिख दूं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो I इक्वल टू R माइनस अल्फा, I इज इक्वल्स टू R माइनस अल्फा। R की वैल्यू कितनी है 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो I की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक, 90 माइनस अल्फा बाई 2 I आ गया, करेक्ट। I भी आ गया मेरे पास अल्फा के टर्म्स में, R भी आ गया अल्फा के टर्म्स में। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था म्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू साइन R बाय साइन I। तो ये कितना हो गया, साइन 90 प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2। I की वैल्यू डाल दी मैंने 90 माइनस अल्फा बाय 2। अब समझो ध्यान से, ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि मुझे कुछ कुछ करके यहाँ पे काटना पड़ेगा इन सबको, है ना। मैं क्या चाहता हूँ
कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाए, है ना। चलो एक चीज मुझे पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं रूट ले लेता हूं दो ही तरफ। जब मैं दो ही तरफ रूट लूंगा तो यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, सीधे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। मैं इसको साइन थीटा कंसिडर कर लेता हूं, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 माइनस, ध्यान समझना, कॉस 90 प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस रूट चली रहा है एज इट इज, इसकी साइन की जगह लिखते हैं अपन 1 माइनस कॉस 90 माइनस एल्फा बाई 2 और यहाँ पे अपॉन, ठीक, ये कट गया, दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, 2 2 कैंसिल हो गया। ये म्यू की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, म्यू की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 90 माइनस अल्फा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या करते हैं, इसको ध्यान समझो, म्यू की वैल्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा, इसको लिखते हैं माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर जा 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा हो गया, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जब मैंने बॉल बनाया था इसमें क्या किया था, ये डिस्क थी जिसका रेडियस d बाई 2 था, इस हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस a दे रखा है अपने को, इसका मतलब ये a तो ये भी a रेडियस है सब, ये एंगल मैंने अल्फा कंसिडर किया था, करेक्ट। यहां से आप देखो डायरेक्टली साइन अल्फा सीधे सीधे निकल रहा है, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो, d बाई 2 है, इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस d बाई 2a डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस d बाय 2a। आप एक काम कर सकते हो, कॉमन रूट भी ले सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, एक ही बात है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2a प्लस डी अपॉन 2a माइनस डी, और जो डिनोमिनेटर आ रहा है 2a वो कट जाएगा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। A thin converging lens mu equal to 3 by 2 of focal length 20 centimeter in air is sealed in a tube as shown in the figure, where water mu equals to 4 by 3 is filled and on the other side a plane mirror is placed. Find the final position of image of object O formed after reflection from mirror. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, अगर आपने ये सीख लिया ढंग से तो रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कर्व सरफेस से जितने भी रिफ्रैक्शन होते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपने को समझना क्या है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस से कितने सेंटीमीटर पे, 80 सेंटीमीटर पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है 3/2, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है। ये मिरर जनरली अपन ऐसे बनाते हैं, तो अपन ऐसे डैश करके मिरर बना दिया है, ठीक। ये कितनी दूरी पे, 90 सेंटीमीटर पे। अब ध्यान समझना बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इस प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, है ना, लेकिन जो सबसे आसान मेथड होती है और जिससे आपसे गलती होने की मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है, मैं वो डिस्कस करता हूं आपके सामने। मैं क्या करता हूं, ध्यान समझना, ये लेंस है ना, लेंस का फोकल लेंथ कितना रखा है अपने को 20 और म्यू दे रखा है 3/2। सबसे पहले काम करते हैं अपन, इसको कुछ नहीं दे रखा होता तो इक्वी कॉन्वेक्स मानते हैं, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं सबसे पहले। तो यू नो दैट 1/f is equals to mu lens divided by mu surrounding minus 1/r1 minus 1/r2। ऑब्जेक्ट यहां मान लो r1 पॉजिटिव हो गया, r2 नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे r अपॉन 2 टाइम्स इंटू म्यू माइनस 1, ठीक। अब म्यू की वैल्यू 3/2 तो हो जाएगा r अपॉन 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1/2, 1/2 से 2 कट गया, ये कट गया,
तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, आर के बराबर। इसका मतलब एक चीज तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से सीख गया कि ये जितनी भी दोनों कर्व सरफेस बनी हुई है यहाँ पे, दोनों की आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी। R1 R2 दोनों 20 सेंटीमीटर रखना है, ठीक। यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करूंगा और जैसे आपको अप्रोच करना है ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। क्या करना है, ध्यान समझो। जनरली हम क्या करते थे, जब भी लेंस फॉर्मूला लगाते थे या इक्वेशन लगाते थे ऐसी, तो दो ही तरफ मीडियम सेम होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक तरफ मीडियम अलग है, एक तरफ मीडियम अलग है। तो आप एक काम करो, आप डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला मत लगाओ, उससे भी कर सकते हैं, वो लगा के फिर रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, पर उसमें आप फंसो मत, आप इजी तरीका सीखो। आप क्या करो, इसको एक सिंगल सरफेस मान लो। क्या करो, इसको एक सिंगल सरफेस मान लो, फिर यहां से अपन रिफ्रैक्शन निकाल लेंगे, करेक्ट। फिर उसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी सरफेस अपन यहां मानेंगे जिसमें एक तरफ मीडियम 3/2 होगा और दूसरी तरफ मीडियम 4/3 होगा, करेक्ट। उसके बाद उसकी कहीं इमेज बनेगी, जहां इमेज बनेगी मिरर भैया सामने खड़ेंगे, मिरर से पूछ लेंगे भैया कैसा क्या इमेज बनाना है आपको, काम हो जाएगा अपना। क्या बात समझ में आ रही है? चलो एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हो क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली सरफेस ली है जिसका रेडियस मुझे पता है ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर है, अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया। और अब मेरी सिस्टम में कुछ भी नहीं है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है और एक तरफ सिर्फ मीडियम है 3/2 का, खत्म। चलो तो फॉर्मूला हमें याद है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब बेटा देखना, ध्यान से देखना, क्या प्यारी चीज सीखने वाले हो आप। हमेशा याद रखना, आप क्या करो, आप सरफेस पे जाके खड़े हो जाओ, जहां से रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट से रे आती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। और जहां रेज जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, आप सेकंड वाले मीडियम को μ2 मान लेना, करेक्ट। ये अगर आपने कर लिया तो गलती होने की संभावना ही नहीं, आपको कोई मतलब नहीं कितनी दूर जा रहा है, क्या आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आप क्या करो, ध्यान से, यहां खड़े अपन, ऑब्जेक्ट से रेज निकल के आएगी ऐसे, जिस दिशा में रे आती है उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो अपन ये वाली डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव हो गई, वाली नेगेटिव हो गई। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात तो हम 100% समझ गए हैं। तो μ2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, v के बारे में कोई ज्ञान नहीं इसलिए प्लस माइनस लगाते ही नहीं है, माइनस μ1 कितना एयर में से आ रही है, डिवाइडेड बाय u देखो बेसिकली ये u, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो लेफ्ट में है मेरा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में रहता है ऑब्जेक्ट बेसिकली, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसको ओरिजिन मानी है, तो पोजीशन -80 रखूंगा। ये भी ध्यान रखना, प्लस माइनस का खेल हो जाता है कई बार में। तो और ये जाएगा मेरे पास μ2 माइनस μ1/r, तो जाएगा 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अब r देखो ये कर्व इस साइड है, अगर कर्व इस साइड है मतलब सेंटर उस तरफ होगा, रेडियस भी उस तरफ होगा, तो उसको प्लस लेंगे अपन, +20। ठीक बात, बहुत सारी बातें भैया बोल गए अब तेज में, है ना, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 1/80, 1/2, ये हो जाएगा 1/40, 3/2 माइनस 1 1/2, 1/2 से ये 1/40 हो गया, ये प्लस का 1/2 उधर चले जाएगा, तो जाएगा 1/40 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये मेरे पास 1/80 बचा, ये बचा 3/2v, अब ये कट गया 40, तो v की वैल्यू आ गई 120। अब प्लस का 120 आ रहा है, इसका मतलब इमेज राइट में बन रही कहां, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर, करेक्ट। लेकिन अब क्या होगा, अब तो हमें को दूसरा सरफेस लेना है कि नहीं, तो अपने को चिंता नहीं करने का है। अपने को क्या करना है, अपने को पता है कि अब जो इमेज बनेगी वो कुछ रे तो ऐसी आ रही होगी इस मीडियम में से, लेकिन जो इमेज बन रही है वो 120 उधर बन रही है, डेट करा मैंने, और मैंने बना लिया कि 120 उधर बन रही होगी, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को तो इस सरफेस पे खड़े होने का है, ठीक। अब समझो, वापिस वही इक्वेशन लगाऊंगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब सीखोगे आप रियली फिजिक्स, समझना। जब यहां पे खड़े हो आप, तो आपको कहां से रे आती हुई दिखेगी, आप बोलोगे भैया उधर से आती हुई बन रही है। अगर मैं पूछता कि बेसिकली जो पहली वाली सरफेस का इमेज था क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो आप बोलते हो हाँ भैया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा। बट हमको क्या करना है उससे, आप सरफेस पे खड़े रहो, आपको क्या लग रहा है, रेज उधर से आ रही है, ठीक है, उधर से आ रही है रेज, तो जिस डायरेक्शन में रेज आती है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब राइट वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव हो गई, लेफ्ट वाली नेगेटिव हो गई। लेकिन जो पोजिशन है जहां पे रेज आके मीट करती है वो अपनी क्या बन जाती है, ऑब्जेक्टिव इमेज की पोजीशन बनती है जनरली। तो इस बार जो पोजीशन है वो प्लस में 120 है, लेकिन μ1 कहां से रखेंगे, जहां से रे आ रही है मेरी इंसिडेंट वाली,
तो बेसिकली ध्यान समझो, यहाँ पे म्यू1 क्या हो जाएगा 3/2 और म्यू2 जहां जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद वो हो जाएगा 4/3। तो ध्यान से देखो बेटा, 4/3v अब -3/2। अब इस बार u की वैल्यू अपने को पता है क्योंकि राइट में है, लेफ्ट में कहीं होता ऑब्जेक्ट तो माइनस रखते हैं, राइट में है तो प्लस रखेंगे। कितना अभी निकाला मैंने 120, अभी कैलकुलेट किया। म्यू2 माइनस म्यू1 4/3 माइनस 3/2 बटे आर। आर 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 नेगेटिव है इधर देख, क्यों? क्योंकि ये इस तरफ मुड़ा हुआ है तो सेंटर और रेडियस इधर कहीं होगा, तो -20 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। क्लियर एकदम? चलिए अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ 40 और कुछ नहीं, बस ये हो जाएगा 8 में से 9 गए, -1/6 और 20 एज इट इज है, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, -1/40 इंटू 280 4/3v। क्लियर? इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा अपना 120 और माइनस का गया प्लस 80। एक काम करो कॉमन निकालो 40, 1/3 प्लस 1/2 5/6 इंटू 40 इक्वल्स टू 4/3v। कुछ कट रहा है क्या? 3, 2 और 8। ठीक है, तो v को उधर ले जाओ, 8 इंटू 16 इंटू 4, v की वैल्यू आ गई 64। ठीक, 8 इंटू 16, 16 इंटू 4 64। ठीक, बाकी सब तो कट गया इधर से, 8 में 40। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो, v की वैल्यू अगर 64 आई है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड में बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस से अगर मैं राइट में जाऊंगा कितना 64 तो मुझे इमेज बनती हुई दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपन यहां से चले, इस पॉइंट में मेरी इमेज बन गई फाइनली। कहां पे? 64 पे। करेक्ट। अब सोचो 64 पे अगर इमेज बनी है, 64 पे अगर इमेज बनी है, ये 90 है ना, इसका मतलब ये 90 डिस्टेंस दे रखा है अपने को, तो ये बचा हुआ कितना है? क्या 26? अरे 26 प्लस 64 90 हुआ ना, तो 90 हुआ। इसका मतलब ये हुआ अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे। सोचो ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये मिरर है, तो क्या इसकी जो इमेज बनेगी वो बैक साइड में बनेगी इसकी इतने ही डिस्टेंस पे? करेक्ट? हाँ, तो बननी चाहिए। तो आप देखो यहां से बेसिकली अब वापस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। तो जो लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मिरर कंसिडर करता हूं मैं, तो ये ऑब्जेक्ट होगा वो 26 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां से 26 सेंटीमीटर की दूरी में बनेगी। ये फाइनल इमेज बनेगी हमारी। क्लियर एकदम, है ना? तो आपसे यही पूछा था कि भैया ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी है, फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो मिरर से ये कितनी दूरी बनेगी, पीछे बनेगी, जो फाइनल इमेज होगी इसकी कितनी दूरी पे? 26 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसमें और भी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसको क्या करा जा सकता है, ध्यान समझना, इसको डिस्टेंस अगर कम कर देते हैं अपन, ये मान लो ये वाली डिस्टेंस कम कर दी है ना, ये वाली डिस्टेंस कम कर दी, मान लो 50 कर देते हैं। ठीक है, अब 50 अगर कर देते हैं तो बेसिकली जो इमेज हमारी अपनी निकल के आ रही है वो 64 पे आ रही, तो क्या होता, रेज ऐसी जाती लेकिन वहां तक नहीं जा पाती, मिरर से टकरा के वापस आ जाती इधर कहीं, और जब इधर कहीं आती तो हो सकता है वो वापस पलट के फिर इससे रिफ्रैक्शन होता, इससे रिफ्रैक्शन होता और बाहर कहीं इसकी इमेज बनती। तो घुमाया जा सकता है कैसे भी करके यहाँ पर, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए बहुत शानदार। अब देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। A glass slab of thickness d equal to a/2 is shown in figure. The refractive index of the slab varies according to the relation mu equal to a upon a minus x, where a is a positive constant. A ray of light enters the slab at origin at an angle theta equals to थीटा टेंड्स टू π/2 है ना, π/2 के नजदीक जा रहा है, बिल्कुल नजदीक, मतलब समझो ऐसा दे रखा है 89.9999 नहीं होता, ऐसा टेंड्स टू। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ठीक है, पाथ की क्वेश्चन निकालना है अपने को, डेविएशन निकालना है, रीइमर्जेस करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी एडवांस को काफी पसंद है ना, पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स दिशा में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सोचो एक्स इधर बढ़ते आएगा, एक्स बढ़ेगा तो a माइनस एक्स क्या होगा, छोटा होगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे डेंसर मीडियम बढ़ता जाएगा, है ना, मतलब मीडियम और डेंस होता जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा होगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे मीडियम है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे किसी एंगल पे रे एंटर करती है आई, तो यहाँ से एग्जिट करेगी R1, तो यहाँ से अगर R1 से एंटर करती है तो यहाँ से एग्जिट करेगी R2, यहाँ से एग्जिट R2 करती है तो ये R2, यहाँ से एग्जिट करेगी R3, ये R3 तो ये R3, यहाँ से एग्जिट करेगी R4। करेक्ट। आपको पता है कि म्यू नॉट इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन R1, ये लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ हर सरफेस पे वैलिड है। सिमिलरली म्यू वन इंटू साइन R1 इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन R2, ये भी अपने को क्लियर है। तो म्यू वन इंटू साइन R1 इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन R2, स्नेल्स लॉ से भी अपने को क्लियर है। सिमिलरली म्यू टू इंटू साइन R2 इक्वल टू म्यू थ्री इंटू साइन R3, ये भी अपने को क्लियर है। चलो, तो मैं लिख सकता हूं इसका मतलब इनिशियल और फाइनल, या इनिशियल और किसी भी सरफेस के बीच में मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं। कैसे लगा सकता हूं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में मैं स्नेल्स लॉ बहुत आसानी से लगा सकता हूं। जैसे मान लो मेरे को इसके और इसके बीच में लगाना है, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट यहां से म्यू नॉट इंटू साइन आई इक्वल टू, इस सरफेस पे लगाता हूं मैं, म्यू थ्री इंटू साइन R3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक, इसी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे आगे, देखना समझना कैसे करते हैं, ध्यान समझो। मैंने क्या किया, मैंने ये जो रे है, ये आप देखो ये नॉर्मल बनाया ना। अब ये जो नॉर्मल है बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, लगभग 90 डिग्री है, लेकिन एग्जैक्ट 90 तो ले नहीं सकता, इसको एंटर भी कराना है मीडियम में, तो मैंने 89.9999 माना है ना, कि ये रे एंटर हो गई बस मीडियम में। करेक्ट। अब जैसे ही रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये कुछ ऐसे बेंड होगी इस तरफ, फिर और आगे डेंस तो ऐसे बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, ये कुछ इस तरह से बेंड होगी ऐसे। करेक्ट, ऐसे बेंड होती जाएगी। ठीक बात, समझ में आ रहा है? तो मैं अगर किसी भी इंस्टेंट पे एक्स दूरी पे एक छोटी सी पट्टी कंसिडर करूं, बिल्कुल छोटी सी, तो यहां पे होगा क्या, ध्यान समझना, ये रे कुछ बेंड कर जाएगी ऐसे। तो मैंने कुछ रे को दिखा दिया, ये रे मान लो ऐसे एंटर की, इस तरह से एंटर की और ऐसे एग्जिट हो गई, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उस इंस्टेंट पे मैंने आई मान लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आर मान लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आर मान लिया। ठीक बात। अब स्नेल्स लॉ यहां भी वैलिड है इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में वैलिड है, कहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं सबसे पहले। स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आई, लगभग 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली ले लो, साइन 90, इक्वल टू, इस पॉइंट पे म्यू लगाते हैं, म्यू एट अ डिस्टेंस एक्स इंटू साइन आर। करेक्ट। अब म्यू एक्स अपने को दे रखा है, म्यू एक्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में देख लो, ये दे रखी है अपने को a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास a माइनस एक्स। ठीक है, इसको यहां ले गया 1 अपॉन म्यू, तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये मेरे पास आ गया यहां से निकल के साइन आर की वैल्यू। ठीक, साइन आर आ गया। अब समझो, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी मैंने, अब सोचो यार यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रेजेक्टरी चाहिए। जब भी आपसे ट्रेजेक्टरी वाले क्वेश्चन पूछे, इट मींस दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। दे नीड एक्सप्रेशन बिटवीन y एंड x व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग्स, है ना, टाइम वाइम नहीं होना चाहिए उसमें, x और y में एक रिलेशन चाहिए मुझे। ठीक, अब ध्यान से, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं छोटी सी, आई नो दैट दिस ये जो रे है बेंड होती जाएगी, बट एक छोटे सेक्शन के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, बिल्कुल छोटे सेक्शन के लिए, आपको बताने के लिए सिर्फ इतना बड़ा करके बताया है, बट वो बहुत छोटा सा सेक्शन। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करता, तो क्या dy बाई डी एक्स यही tan थीटा होता है स्लोप, और जो एंगल लेते हैं वो हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देते हैं, तो यहाँ पे एंगल जो दिख रहा है वो अपने को x एक्सिस से r दिख रहा है। तो मैंने इस इक्वेशन का, इस जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, उसका स्लोप कितना लिखा, dy बाई डी एक्स
जो स्लोप लिखा उसको 10r के बराबर कर दिया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास sin r की वैल्यू है, मुझे 10r की वैल्यू चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। कैसे करते ध्यान समझना। एक ट्राइंगल बनाता हूं, sin r, इस एंगल इसको कंसिडर कर लेता हूं r। sin r क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया मेरे पास a माइनस एक्स, ये हो गया मेरे पास a, करेक्ट। इसका मतलब ये भी निकल जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक। अब देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं, सो आई कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल्स टू tan r इज इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक। a स्क्वायर माइनस, अब देखो ध्यान से, ये कट गया, क्या क्या बचा मेरे पास? dy बाई dx इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया है ना, ये माइनस में है तो माइनस का मल्टीप्लाई सब में कर दो अंदर, तो ये कितना हो गया? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब थोड़ी इम्तिहान की गणित आ गई, थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं, ध्यान समझो। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं dy इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं अब काम करता हूं, एक लेट इंटीग्रेट करना है ना इसको, तो अपन नीचे वाले को टी स्क्वायर मान लेते हैं, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो, अज्यूम कर लो। इसको डिफरेंशिएट मारो तो हो जाएगा 2a dx माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। ये 2 कट गया, क्या बचा मेरे पास? a माइनस एक्स बाहर dx इक्वल्स टू t dt। अच्छा देखो, a माइनस एक्स dx दिखा मेरे को, a माइनस एक्स dx कितना है? t dt, तो ऊपर वाला तो पूरा हट गया भैया, t dt बन गया। नीचे वाला देखो ध्यान से, ये जो अंदर वाला है इसको मैंने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। जब मैं टी स्क्वायर यहां पुट करूंगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्या टी बचेगा? अरे भैया तो बहुत ही आसान हो गया। dy कितना आ गया मेरा? dt, इंटीग्रेट करो इसको तो y इक्वल टू टी प्लस सी हो जाएगा, मेरा c इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ध्यान समझना, तो y इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आ गई? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब देखो गिवन कंडीशन क्या थी कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पे एंटर कर रही थी रे, है ना, ओरिजिन से एंटर कर रही थी। जब मैं x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y इक्वल टू 0 आना चाहिए, 0 0 0, तो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, हेंस जो मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था वो भी 0 आ गया, ठीक बात है, बिल्कुल। अब ये मेरी इक्वेशन है ना। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, रीअरेंज करता हूँ, दो तरफ स्क्वायर कर देते हैं अपन। तो मेरे पास क्या बचा? जैसे मैं दो तरफ स्क्वायर करूंगा इसको, ध्यान समझना, दो तरफ स्क्वायर करने के बाद मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, क्या मैं ऐसे लिख दूं? वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करते हैं, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या हुआ? ध्यान समझना, क्या मैं लिख दूं इसको x माइनस ए का होल स्क्वायर? ध्यान समझो बिल्कुल, क्या लिख रहा हूं मैं? x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आएगा माइनस 2x विद अ नेगेटिव साइन, तो प्लस 2x, ये तीनों का काम हो गया, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, ये वाई स्क्वायर आ गया, इसको इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप देखो आपको ये इक्वेशन किसकी दिख रही है? दिख रही है सर्कल की। यू नीड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों की पावर क्या है? एक्स की पावर और वाई की पावर क्या है? 2 है, मतलब सर्कल की इक्वेशन है ना। आप इसका सेंटर भी निकाल सकते हो, सेंटर कहाँ आएगा इसका? एक्स कोऑर्डिनेट देखो ए आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है ना। रेडियस कितना आ रहा है इसका? रेडियस ए आ रहा है,
ठीक बात, ये सब चीज निकाल सकते हैं अपन। और क्या पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे पाथ ऑफ द लाइट, ये क्या है, सर्कल, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये सही है तो ये गलत है। अब डेविएशन पूछिए, डेविएशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। सोचो जब x इक्वल टू a/2 होगा तब यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये जगह a अपॉन a माइनस a/2 तो म्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी उस इंस्टेंस पे, करेक्ट। अब मैं काम करता हूं, जब रे निकल रही होगी बाहर तो मैं देख लेता हूं एंगल कितना बना रही है, तो साइन आई इंटू 1 म्यू इंटू साइन आर, तो देखो ये हो गया 1/2 इक्वल टू साइन आर। आर कितना आ गया मेरा, 30 डिग्री। अच्छा, मतलब जब बाहर निकलेगी रे तब उसका जो रिफ्रैक्शन होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 30 डिग्री होगा। ठीक बात है, ऐसा कुछ 30 डिग्री होगा यहाँ पर, ये 30 डिग्री होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं डेविएशन की बात करता तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना, इनिशियल डायरेक्शन ऐसी कुछ है और कुछ डेविएट हुई, तब एंगल कितना बना, तब एंगल बना हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। तो डेविएशन रिफ्रैक्शन के केस में डेविएशन निकालना बड़ा आसान है, आई माइनस आर या आर माइनस आई कर दो, मॉड लगा लो, है ना, डिपेंड करता है कि रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में। तो जब डेविएशन की बात करें तो डेविएशन समझ जाना, मॉड ऑफ आई माइनस आर लगा लो, तो हो जाएगा 90 माइनस 30 में बस डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, करेक्ट। सो द डेविएशन ऑफ द रे फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन इज π/3 60 डिग्री। रे इमर्जेस ग्रेडिंग एट द सरफेस, जब रे बाहर निकलेगी तो क्या वो ग्रेस करेगी, जी बिल्कुल नहीं, ग्रेस का मतलब होता है सरफेस से चिपक के निकलना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, चलो, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें दे रखा है, बहुत ही शानदार सवाल है आपके सामने, ये बढ़िया सवाल, देखो ध्यान से। अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ विड्थ 5 सेंटीमीटर propagates in glass at an angle 30 degree to its plane face. The beam width after which it goes over to air through. अच्छा, क्या पूछा, ध्यान समझो। एक बीम है जिसकी विड्थ, ये विड्थ दे रखी है अपने को, बीम की विड्थ दे रखी है अपने को कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक बात, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, मैं मान लेता हूं म्यू है, म्यू की वैल्यू दे रखी है अपने को √32/27, ये दे रखा है अपने को। यहाँ एयर है, सोचना ध्यान से, पूछा क्या है अपने से, बीम विड्थ निकालना है जब ये रेयर में आ जाएगी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा, अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाऊं जिसको मैं नॉर्मल कहता हूं, है ना, तो मुझे पता है यार ये डेंसर, ये रेयर, जब भी डेंसर से रेयर में जाती है क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, हाँ भैया अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर देगी, ये कुछ ऐसी बेंड करेगी। अब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना, सेम ही रे आ रही है। ठीक बात, ये थीटा तो ये भी थीटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये भी रे ऐसी निकल के जा रही होगी, कुछ निकल के जा रही होगी, अपने को पता नहीं है। अच्छा, ये एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं अल्फा। देखो जो जो कंसीडर मैं करता हूं ना, एंड में मेरे को निकालना पड़ेगा उनको। ठीक बात है, अब यहां से ये जो लाइन दे रखी है अपने को, ये बेसिकली क्या है, इसको अपन परपेंडिकुलर बना लेते हैं ऐसा, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है ये समझते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, रिफ्रैक्शन की शुरुआत हुई है तो स्नेल्स लॉ तो लगाना ही पड़ेगा। बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई, ध्यान समझना। अब यार हमें जो एंगल चाहिए होता है, हमेशा याद रखना, वी ऑलवेज टेक द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, बट यहाँ पे एंगल नॉर्मल से नहीं दे रखा है, यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, और जो मैंने माना है वो ही मैंने हॉरिजॉन्टल से ही माना है, मैंने सिमेट्री यूज की थोड़ी थोड़ी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस आई, तो मैं लिख लेता हूँ μ1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, एयर है तो 1 मान लिया। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल भी मान लो 90 माइनस अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, सो आई कैन राइट
म्यू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ये तो क्लियर है अपने को। अब देखो ध्यान से, म्यू गिवन है, थीटा अपने को गिवन है 30 डिग्री, है ना, यहां से कॉस अल्फा निकल जाएगा, ठीक है, कॉस अल्फा 1 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट आप देखो यार, ये जो म्यू की वैल्यू है ये बहुत अजीब सी दे रखी है। इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सीधा अल्फा नहीं आएगा, है ना, कुछ और अपन को यूज करना पड़ेगा। और पूछा क्या है, पूछा अपने से बीम की विड्थ है। मैं कुछ और दिमाग लगाता हूं, ध्यान समझो। अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करूं, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो बेसिकली क्या यही बीम विड्थ है, इसको अपन बी डैश बोलते हैं। ये अगर बी थी तो ये बी डैश हो गई, ये मेरे को निकालना है, ठीक बात। ये एंगल अल्फा, सोचो अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दूं और इस पॉइंट को Q नाम दूं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में PQ कॉमन है। ये PQ कॉमन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हल यहीं छुपा होगा। आओ अपन एक काम करते हैं, ध्यान समझो। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, इसको बोल दो x। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं, कैन आई राइट x cos अल्फा इक्वल टू ये बेस और x sin अल्फा b डैश। तो b डैश को लिखता हूं मैं x sin अल्फा, क्यों अपन cos अल्फा वाली टर्म लें जब यूज ही नहीं आ रही है वो, तो है ना, तो x sin अल्फा यूज कर लेते हैं। ये x माना मैंने, ये cos थीटा कंपोनेंट, ये sin थीटा कंपोनेंट, sin थीटा कंपोनेंट b डैश के बराबर है। सिमिलरली ये एंगल थीटा है, ये 90 है। अब देखो ध्यान से, ये b है, इसका मतलब x cos थीटा ये हो जाएगा और ये x sin थीटा ये हो जाएगा, तो x sin थीटा इक्वल टू b हो जाएगा। जब दोनों कंपेयर करोगे तो आप देखो b बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू b डैश अपॉन साइन अल्फा, करेक्ट। समझना ध्यान से, ये जो अल्फा एंगल था ये मैंने अज्यूम किया था, इसको हटाना है अपने को और b डैश निकालना है। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो b डैश की जो वैल्यू आएगी, b डैश की वैल्यू कैन आई राइट b बाय साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, लिख सकता हूं क्या? देखो मैंने क्या किया, सिर्फ साइन अल्फा को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो b बाय साइन थीटा साइन अल्फा हो गया। अब मैं साइन अल्फा को हटाता हूं। आप देखो इक्वेशन में मेरे पास कॉस अल्फा वाला रिलेशन है, कॉस अल्फा को लिखा है म्यू कॉस थीटा, ओके हो गया अब तो b डैश इक्वल टू b अपॉन साइन थीटा, इस साइन अल्फा को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, ठीक बात, ओके लिख दो b डैश इक्वल्स टू b अपॉन साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो कॉस अल्फा की जगह मैं म्यू कॉस थीटा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b डैश, b अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 का स्क्वायर, क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं, रूट 3/2 का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर कितना है ध्यान से देखो, म्यू स्क्वायर की वैल्यू 32/27 है, 32/27। अच्छा ये इसलिए दे रखा था कि कड़िया है भैया, कुछ दिया जाता है तो सोच समझ के दिया जाता है। देखो क्या हुआ, 1 माइनस 8/9, क्या 1/9 हो गया, 1/9 मतलब क्या रूट के बाहर आ जाएगा वो इजीली, 10 सेंटीमीटर इंटू 9 माइनस 8, हाँ 1/9, और रूट के बाहर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो जो b डैश आया है अपने पास वो 3.33 सेंटीमीटर आया है, क्लियर। चलिए आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगा हो और बहुत अच्छे समझ में आया हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r and aperture diameter 2a is incident by light. A circular disc is to be placed normal to the axis at the focus so that it collects all the light that is reflected from the mirror from a beam parallel to the x-axis. ठीक है,
फॉर ए लेस देन आर द मिनिमम एरिया ऑफ दिस डिस्क विल बी। डिस्क का मिनिमम एरिया पूछा आपने से। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन इसमें, और आपको पता पड़ जाएगा कि भैया आईआईटी एडवांस के बच्चे को क्या क्या चीज पता होना चाहिए, उसके लिए क्या चीज बेसिक है। समझो क्या दे रखा है, एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, लिखा है यहाँ पे कन्वर्जिंग, और इसका अपर्चर डायमीटर दे रखा है 2 है, तो रेडियस कितनी हो गई a, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है r, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अच्छा हमें एक बात पता है कि अगर इस कॉन्केव मिरर के ऊपर कभी भी कोई इंसिडेंट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां पे कन्वर्ज होती है, वो कन्वर्ज होती है फोकस पे। करेक्ट, ये अपने को पता है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। क्या हमेशा कन्वर्ज होती है, क्या हमेशा कन्वर्ज होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज दो तरह की रेज होती है। पैराक्सियल रेज होती है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत 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 कम होता है, वो हो जाती है कन्वर्ज फोकस पे। लेकिन अगर कोई मार्जिनल रे है, मैं मार्जिनल रे बनाता हूं आपके लिए, अगर कोई मार्जिनल रे है, ध्यान समझना, तो मार्जिनल रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं, ये अपना सेंटर है, सेंटर से मैंने एक नॉर्मल बनाया है ना, कंसीडर करना है, सीधा है थोड़ा सा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, तो ये यहां से निकलती है पास, इधर से पास होती है। करेक्ट, तो ये जो, अगर मैं इसको एफ नाम दूं इस पॉइंट को, तो ये एफ से ना पास होते हुए बेटा एफ डैश से पास होती है ना। और इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का वॉल्यूम है, तो ये होता है आर माइनस आर बाई 2 कॉस आई। ये हर आईआईटी एडवांस के बच्चों को पता होता है क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में कराया जाता है। ठीक, अच्छा, और अगर सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत 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 छोटा होता, तो क्या cos i की वैल्यू 1 डाल देते हो मैं, r माइनस आर बाई टू, और देखो फोकस की वैल्यू आप r/2 लिखते हो, है ना। चलो अब समझते हैं आगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी होती है, ये अपने को पता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सोचो कि इस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मुझे एक सर्कुलर डिस्क रखना है, ताकि वो जितनी भी लाइट है सब रोक दे, लाइट यहां से आगे ना निकल के जाए। सोचो जैसे जैसे मैं ऊपर जाते आऊंगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता आएगा, बढ़ता आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसका मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट से रेज निकल के आ रही है, अगर मैं ऐसे डिस्क प्लेस करूं जिसने उसको भी ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब सारी रेज ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि जो पास में से निकल के आ रही जो पैराक्सियल रेज है वो तो सीधा फोकस पे बननी है, तो उसको तो दिक्कत ही नहीं है, अपन रोक ही देंगे, है ना। चलो, तो मैं दो रे कंसिडर करता हूं जो कि कहां से आ रही है, एक्सट्रीम एंड से आ रही है, और मान लिया मैंने कि वो यहां से ऐसे पास हुई। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे यहाँ पे एक डिस्क रखना है, डिस्क रखना है, और डिस्क क्या करेगी, सारी रेस को ब्लॉक कर देगी। ये देखो मैंने डिस्क रखी, डिस्क के कारण जितनी भी रेस थी वो सब ब्लॉक हो गई, है ना। अच्छा, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस डिस्क का मिनिमम रेडियस कितना रिक्वायर्ड है, ये अपने से पूछा है। ठीक है, देखो यार, कॉन्सेप्ट और फिजिक्स और साथ साथ में शानदार मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, समझना ध्यान से। एक चीज तो मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ढंग से क्लैरिटी आए। मैंने एक रे ली जो कि कहाँ से पास हुई, इस पॉइंट से पास हुई, जिसको मैंने एफ डैश नाम दिया था, है ना। अब मुझे पता है यहां से यहां तक की दूरी r/2 लेते हैं अपन, ये अपना पुराना वाला फोकस है ना। और मुझे पता है यहाँ पे रे कन्वर्ज हुई तो ये हुई r माइनस r/2 cos i। ये यहां से यहां तक की दूरी है, इतनी दूरी, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक, चलिए, r माइनस r/2 cos i, ये दूरी यहां तक हो गई। ठीक है, अच्छा अब समझना ध्यान से, ये मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे ये जो रे है ये नॉर्मल है, और नॉर्मल कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई। ठीक बात है, ये एंगल आई, तो ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पूरा एंगल 2i होगा। क्लियर, अगर ये 2i है तो ध्यान से देखो, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये भी 2i होगा, और अगर ये 2i है तो क्या ये भी 2i है। करेक्ट, देखो ध्यान से, बेसिकली यही तो वो रेडियस है जो मुझे चाहिए, r डैश, ये मुझे चाहिए। ठीक बात है, और ये डिस्टेंस, इसको वो नाम दे देते हैं अपन एफ डैश, है ना, एफ डैश बोल देते हैं इसको। एफ डैश की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ भैया बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस,
इसका मतलब r माइनस, ध्यान समझना, r/2 माइनस ये कितना हो गया, r माइनस r/2 cos i। ठीक, अब समझो, तो ये हो गया हमारे पास f डैश इज इक्वल्स टू r/2 cos i, तो यहाँ पे बाहर आ गया ये r/2 cos i प्लस के साथ, अंदर माइनस था, और ये हो जाएगा r/2 माइनस r, ये हो जाएगा माइनस r/2। अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता r/2 बाहर, ये हो जाएगा 1 माइनस cos i बाय cos i। करेक्ट, ये मेरे पास f डैश की वैल्यू आ चुकी है। करेक्ट, f डैश आ गया। ठीक बात है। अब समझो, यहां से अगर मुझे r चाहिए, r डैश, एक काम करता हूं मैं tan थीटा लगाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू निकालना है और एंगल पता है, तो मेरा काम हो सकता है ना। चलो अगली साइड पे चलते हैं, tan 2 थीटा लगाते हैं। tan थीटा, ध्यान समझना, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब r डैश डिवाइडेड बाय f डैश। तो जो r डैश की वैल्यू है, क्या वही f डैश इंटू tan n2i है? ये हो जाएगा tan 2i इंटू, अभी अपन ने निकाला r/2, देख लेते हैं वापस से, 1 माइनस कॉस आई बाय कॉस आई, 1 माइनस कॉस आई बाय कॉस आई। ठीक, अच्छा, अब सोचो, ये अपना एक्सप्रेशन है ना, अब मुझे कहीं से आई हटाना पड़ेगा। अपन वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ध्यान समझो। क्वेश्चन में लिखा था कि जो a है वो लेस देन r है। a क्या है? लेस देन r है। ठीक बात है, a लेस देन r है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं, ध्यान से देखते हैं, वापस डायग्राम में चलते हैं, a लेस देन r है, ये दे रखा है ना। अब डायग्राम पे चलते हैं अपन, इधर सोचो, ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है, ये डिस्टेंस क्या है? ये a के बराबर है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये r के बराबर है। ये डिस्टेंस ये वाली r के बराबर है ना, ये वाली r है। एक सेकेंड, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। ये r है, यहां से यहां तक, करेक्ट। ये r है, ये a है। अब सोचो, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लगाता, तो साइन आई कितना हो जाएगा मेरा? ये एंगल आई है, तो ये वाला जो एंगल बनने वाला है, ये भी आई बनेगा, है ना। ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा। साइन आई, देखो साइन आई क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, a बाय r। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो a बाय r है, ये बहुत बहुत छोटा होगा 1 से, गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब मैं मान सकता हूं i छोटा है। i को क्या मानना है मेरे को? स्मॉल मानना है। अगर i स्मॉल मानना है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। चलिए आइए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ध्यान से देखो, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। ये हो जाएगा मेरे पास tan 2i इंटू r/2 1 माइनस कॉस थीटा। इसको एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस आई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर आई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन कॉस आई। अब क्योंकि आई छोटा है, वी नो दैट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा को अपन 1 मान लेते हैं। मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जो r डैश आएगा मेरा, वो कितना आएगा? 2i, टेन थीटा को थीटा रखा, r/2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर i/2, तो ये i/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा को थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर को ये पुट करना पड़ेगा अपने को, डिवाइडेड बाय 1। 2 से 2 कैंसिल, ये एक 2 से ये एक 2 कट जाएगा, ये i स्क्वायर बचा, तो मेरे पास बचा r/3 बाय 2, करेक्ट। और मुझे पता है जो i की वैल्यू है वो क्या निकाली थी अपन ने? a बाय r का होल क्यूब, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटेड वाले फॉर्मूला साइन आई वही से, ठीक है। तो देखो रेडियस कितना आ गया मेरे पास, रेडियस निकल के आ गया यहां पर a क्यूब
डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ये आर कट गया तो नीचे बचा आर स्क्वायर, ये रेडियस आ गया। बट अपने से रेडियस नहीं पूछा है, अपने से इस सर्कुलर प्लेट की एरिया पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक बात है, एरिया निकाल लेते हैं। सो द एरिया विल बी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 8⁶ डिवाइडेड बाय 4 r⁴। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ज्योमेट्री और फिजिक्स दोनों ही समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे हमें दे रखा है a point source of light is kept at a distance of 150 centimeter from a converging lens on its optical axis. The focal length of the lens is 100 centimeter and its diameter is 6 centimeter. A screen is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis of the lens at a distance 200 centimeter from it. Then find the area of illuminated part on the screen. क्या दे रखा है ना, आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बस। फोकल लेंथ दे रखा है 100 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रखी है। ठीक, चलो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो यहाँ पे कुछ लाइट इंसिडेंट होगी, तो वो पूछ रहे हैं जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है उसका आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि कितना एरिया बनेगा। ठीक बात है, चलो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से रे इंसिडेंट कराऊं ऐसे, ठीक है, तो मैं देख लेता हूं पहले तो इमेज कहां बन रही है, ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां जाएगी। तो अपन लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला सबको याद है, तो 1/v एज इट इज। साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है ना, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो वो वाली पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है -150 पे, तो u की वैल्यू बेटा -150 हो जाएगी। फोकल लेंथ कितना रखा है अपने को 100, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये +100 हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 1/v इक्वल्स टू 100 माइनस 1/150, 50 कॉमन निकाल लेंगे तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/3, दैट विल गिव यू डायरेक्टली v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 1 हो गया, और नीचे बचा 6 इंटू 5 300, जो v की वैल्यू आई वो 300 आई है। देख लो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो बनेगी वो 300 सेंटीमीटर पे बनेगी, और पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट में बनेगी। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इमेज यहाँ कहीं बनने वाली है, कितनी दूरी पे, यहाँ से 300 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऐसे कुछ। ठीक, सिमिलरली रेज यहाँ से भी आएगी तो इमेज यहाँ बनाएगी ऐसे, करेक्ट। आप सोचो इसका मतलब अब जो रेज आ रही है वो हर दिशा जाएगी ऐसे ऐसे पूरा, तो जो पैच बनेगा वो सर्कुलर शेप का होगा। ठीक, अगर पैच सर्कुलर शेप का है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सेंटर बनने वाला है और ये इसका रेडियस बनने वाला है। अगर मैंने ये रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो मैं एरिया भी कैलकुलेट कर लूंगा बड़ा आसानी से। ठीक बात है, चलो क्या क्या दे रखा है अपने को इसका डायमीटर दे रखा है इसका, है ना। तो एक रे यहाँ एक्सट्रीम एंड से ले लेते हैं, वो भी कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो मुझे ये वाला रेडियस कैलकुलेट करना है बेसिकली, जो एक्सट्रीम एंड से आ रहा होगा, है ना। वो वाला रेडियस कैलकुलेट करना है जो एक्सट्रीम एंड से आ रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे राइट तो बीच में आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है, आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए तो मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ। ये बात क्लियर हो गई मेरे को कि ये जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि टोटल 6 सेंटीमीटर था तो आधा 3 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है r', ये दूरी मुझे दे रखी है 300 और ये दूरी दे रखी है मुझे 200। ठीक बात है, इसका मतलब जो बची हुई दूरी है वो है 100। अब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। We know that this upon this, मतलब 3 divided by r' is equals to 300 divided by 100, है ना। अपन डायमीटर दे ही रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही लिखा है अपने, सब कुछ क्लियर एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कट गया, मेरे पास r' की वैल्यू आ गई 1, r' की वैल्यू कितनी आ गई
1। r डैश अगर 1 सेंटीमीटर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एरिया निकालना आसान हो गया है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मेरा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान था बिल्कुल। चलिए देखते हैं भैया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A point object moving with velocity u at an angle theta with horizontal collides, coefficient of rotation दे रखा है e, with a very heavy plane mirror moving with velocity vm. See in the figure. The velocity of the image after collision is, क्या पूछा है आपसे? Velocity of image पूछा है। देखो IIT एडवांस इस तरह के प्रॉब्लम पूछता है जिसमें वो मल्टीपल चैप्टर से, मल्टीपल टॉपिक से कॉन्सेप्ट लेकर आता है, फ्यूज करता है और आपके सामने पेश कर देता है। वो ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या आपको ये चीज पता है कैसे लगाते हैं, क्या आपको बेसिक छोटी छोटी बातें पता है, उनको क्लब करना आता है, ये भी टेस्ट करता है वो आपका। ध्यान समझना, ये कोलिजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्लस इसके अंदर क्या लगेगा, मिरर वाले कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। ठीक है, चलो तो शानदार सवाल। क्या दे रखा है आपको? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत छोटा है ना, नेग्लिजिबल माना है, और यहाँ पे देखो वेरी हैवी दे रखा है, वेरी हैवी प्लेन मिरर, बहुत हैवी है, इसका भी यूज आएगा कहीं ना कहीं। इसके मैं काम करता हूँ, सबसे पहले दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। करेक्ट? ये जो कंडीशन है ये बिफोर कोलिजन है। ठीक है, बिफोर कोलिजन दे रखा है अपने को। सोचो ये बिफोर कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन बनानी पड़ेगी सबसे पहले मेरे को, है ना। अच्छा ध्यान समझना, ये एक मिरर है जिसकी स्पीड vm दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशन दे रखा है e। ठीक बात। अच्छा अब समझना, सोचो अगर इसका मास टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लिखा है वेरी हैवी मास, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने एक बॉल ली, उस बॉल को ऐसे सामने दीवार पे मारा और दीवार मूव कर रही है ना, तो सोचो क्या दीवार की वेलोसिटी चेंज होती है क्या? नहीं। हाँ ये हमें पता है, कोलिजन के कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। मतलब आप सोचो जो स्पीड इनिशियली रहेगी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वॉल में कोई इंपैक्ट नहीं आना। इंपैक्ट कहाँ आएगा? इंपैक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ बॉल में। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, और एक बेसिक सी इक्वेशन लगाता हूँ जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। ठीक है, so this will be E is equals to V2 minus V1 divided by U1 minus U2। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और सीखो बेटा, ये जो इक्वेशन लगाई जाती है ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा भैया? अब सोचो ये टकराएगी ऐसे, ये कुछ रिबाउंड कर जाएगी ऐसे, है ना। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा ये एक्स एक्सिस होगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखाई जाएगी, जितनी भी वेलोसिटी यूज करूंगा मैं, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग यूज की जाएगी, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना इसको। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए तो E इक्वल टू, अब V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी किसकी? मिरर की। मैंने लिखा माइनस VM। अब क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है तो प्लस एक्स एक्सिस कब उधर होगी? राइट में, और माइनस एक्स एक्सिस किधर मानूंगा मैं? लेफ्ट में। तो जब भी वेलोसिटी आप देखो मिरर लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस VM लिख दिया। अपने आप इतना आपको समझ में आना चाहिए। माइनस V1 मुझे पता नहीं है, V1 के बारे में कोई ज्ञान नहीं है अपने को। जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उसको एज इट इज छोड़ दिया करो, है ना। मैंने मान लिया है कि V1 पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, ऐसा मान लो। तो मैंने क्या माना कि V1 बॉल टकराने के बाद भी इधर ही जा रही होगी आफ्टर कोलिजन। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, बट क्या जा रहा है मानने में? मान लो नेगेटिव आ जाएगा, गलत होगा तो। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय U1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज प्लस U cos थीटा, माइनस U2 मतलब वेलोसिटी ऑफ द मिरर, लेकिन ये तो माइनस के साथ है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो देखो V1 कितना आ गया मेरे पास? V1 निकल के आया मेरे पास, V1 विल बी, इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा V1, इसको इधर दो यार, एक काम करो, जगह E टाइम्स U cos थीटा प्लस VM, रहने दो इसको, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये माइनस VM था, इधर जाके प्लस VM हो गया। ठीक है,
और ये माइनस v1 एज इट इज। अब आप देखो ये सब प्लस 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 दिख रहे हैं अपने को और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 100% v1 नेगेटिव है। पर अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन ने v1 की वैल्यू क्या निकाल ली यहाँ से, v1 की वैल्यू निकाल ली माइनस e टाइम्स u cos थीटा प्लस vm प्लस vm। ठीक, ये v1 की वैल्यू निकाल दी है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन भी क्या हो रहा होगा, बॉल ऐसे ही जा रही है तो उसकी एक कंपोनेंट अपन ऐसे निकाल लिया। ठीक, अब सोचो, हमें एक कंसेप्ट की 100% क्लैरिटी होना चाहिए, वो है रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। सोचो एक कोई प्लेन मिरर है और यहां से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसकी जो इमेज बनती है क्या सेम स्पीड से आती है ना। लेकिन अगर मिरर भी मूव करे तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे यही यूज करूंगा क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है। मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की अभी अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब माइनस ऑफ माइनस वी एम, तो ये हो जाएगा प्लस वी एम, है ना, क्योंकि मिरर इधर मूव कर रहा है, इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है आफ्टर द कोलिजन, v1 मानी है मैंने, है ना, और प्लस ही माना है मैंने तो प्लस ही रखना है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, माइनस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक बात, अब vi निकालना है, तो कितना हो गया मेरे पास, माइनस v1 माइनस vm माइनस vm, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई एक्स एक्सिस में। v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस v1 के सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या डायरेक्ट, ये वाली, तो ये जाएगा e इंटू यू कॉस थीटा प्लस vm, और बाहर भी आएगा प्लस vm, है ना। अब माइनस 2vm, तो देखो यार एक से एक vm तो कट गया, क्या बचा मेरे पास, e टाइम्स u cos थीटा प्लस vm माइनस vm, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। अब y एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखो y एक्सिस में क्या होगा, समझना ध्यान से। हमें एक कॉन्सेप्ट और पता है कि अगर कोई मिरर है और मिरर किधर भी मूव कर रहा हो, अगर मिरर का जो प्लेन है और ऑब्जेक्ट का प्लेन, ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन या मोशन की डायरेक्शन पैरेलल हो गई, तो क्या होगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगी। मान लो इसकी स्पीड अगर x है तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, x, किसकी, इमेज की। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या ये ऑब्जेक्ट u साइन थीटा से मूव कर रहा था इधर, तो इसकी जो इमेज है उसका y कंपोनेंट भी कितना आएगा, u साइन थीटा ही आएगा। नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिख लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूं, इसको आई कैप जेके के फॉर्मेट में लिखता हूं, ज्यादा सही है लिखना वो। इसको अपन लिख लेते हैं v वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग तो मुझे पता है u साइन थीटा जे कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला मैंने निकाल लिया e टाइम्स u cos थीटा प्लस vm माइनस vm, यहां लग जाएगा i कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर कोलिजन। तो इसमें आप देखो हमने दो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, एक तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, उसमें हमने ये भी यूज किया कि भैया अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर का यूज किया, कहां पे, एक तो पैरेलल टू द मिरर और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, तो आपको 3-4 कॉन्सेप्ट बढ़िया से रिवाइज हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अ पॉइंट लाइट सोर्स इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड along a straight line inside a transparent thin spherical shell of radius 10 centimeter, which is filled with a transparent liquid. If at t equal to 0, light source is at the center of the sphere, then at what time a thin dark ring will be visible for an observer outside the sphere? The refractive index of the liquid with respect to that of the shell is 5/4. बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल।
आप सोचो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं। यहां पर हमें एक शेल दे रखा है, स्फीयर है ये, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/4, है ना, 5/4 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब सोर्स मेरा यहां रखा हुआ है सेंटर पे, सोर्स सेंटर पे, ठीक। चल, वो पूछ रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मैं मान लेता हूं ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। वो पूछ रहे हैं कि सबसे पहली बार आपको एक थिन डार्क रिंग कहां पे मिलेगी, कब मिलेगी, है ना, कब मिलेगी, एट व्हाट टाइम दे आर आस्किंग। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूं कि सेंटर पे अगर सोर्स खड़ा होता है तो ध्यान से देखो, यहां पे जितनी भी रेज निकल के जाएगी क्या सारी बाहर निकल जाएगी? मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाई है, बट कोई सी क्वाड्रेंट में हो। क्यों? क्योंकि सोचो ये जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वही मेरी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो रे सीधे निकल जाएगी। ठीक बात है। लेकिन ध्यान से देखो, जब ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। समझना इस बात को, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये यहां पे आ गया, सेंटर से चलता चलता ये पॉइंट पी पे आ गया सोर्स, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे ही लाइट जाएगी इधर से बाहर, हर दिशा में जाएगी लाइट, तो जब भी लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, टीआईआर की संभावना होती है, और यहां पे टीआईआर की कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने को। क्यों? अपने को चाहिए थिन डार्क रिंग चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं। मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पे ये पॉइंट पी पे आ गया होगा, ये डिस्टेंस अपन आर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि स्पीड अपने को दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो आर की वैल्यू होगी वो 2 इंटू टी हो जाएगी, वेयर टी इज द टाइम इंस्टेंट, है ना। टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और मैंने मान लिया किसी टाइम टी पे यहां पहुंच गया होगा ये। अब क्या बोल रहे हैं, अब सोचो ध्यान से, यहां से बहुत सारे रेज निकल के जाएगी, ऐसे 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 हर दिशा में ऐसे रेज निकल के जाएगी, करेक्ट। अब टीआईआर कहां पे होगा, तो अब सोचो यहां से लेके यहां तक, ये तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो रेज तो सीधी निकल ही जाएगी। धीरे 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 ऊपर अपने को देखना पड़ेगा, ऐसे ही कहीं पे टीआईआर होगा, जहां पे टीआईआर होगा वहां से राइट बाहर नहीं निकलेगी, और हो सकता है वहां पे थिन डार्क रिंग मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मेरे पास 2 चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1 क्या है कि जो मेरा सोर्स है ये यहां पे से इधर चल रहा है, पहला। दूसरा, किस पॉइंट पर टीआईआर कर जाएगी, किस पॉइंट में मुझे थिन रिंग मिल जाएगी, ठीक है। 2 चीज समझना है अपने को। सबसे पहले काम करते हैं, अपन क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो यू नो दैट साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 5/4, तो मैं यहां पे डाल रहा हूं 4/5 साइन थीटा सी। तो थीटा सी कितना आ गया मेरे पास, क्रिटिकल एंगल आ गया मेरे पास 653। कितना आ गया क्रिटिकल एंगल, 53 डिग्री, ठीक, 53 डिग्री आ गया। ओके, क्रिटिकल एंगल मेरे पास आ गया 53 डिग्री, ठीक है। अब समझना। चलिए मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर मेरा पार्टिकल जो सोर्स है वो यहां आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में चल रहा है, 2 सेंटीमीटर इनटू टाइम। और ये भी मैंने मान लिया कि इस बार जो रे इंसिडेंट हो रही होगी वो यहां हो रही होगी, तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि यहां से रो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये अपना पॉइंट क्यू हो गया, ठीक। अब सोचो अगर मैं नॉर्मल बनाता तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये नॉर्मल है अपना। ये जो एंगल है ये मेरे पास थीटा है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, करेक्ट, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब समझना, मैं चाहता हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे क्रिटिकल एंगल पहुंच गया तो मेरा काम बन जाएगा, टीआईआर वहीं से हो जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ये एंगल कंसिडर करता हूं कुछ अल्फा। मैंने रैंडम एंगल कंसिडर कर लिया अल्फा। अब देखो ये डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं x, ये डिस्टेंस को बोल देते हैं अपन रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये डिस्टेंस अपने पास 2t है, करेक्ट। चलिए मैं अगर साइन लॉ लगाऊं, साइन लॉ, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय सामने वाली डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय सामने वाली डिस्टेंस 2t।
तो ये हो गया मेरे पास 2t/r इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मेरी चाहत क्या है? मेरी चाहत ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बना रखा है मैंने, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए किसी इंस्टेंट पे, ठीक है? तो सोचो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे, इसका मतलब टाइम फिक्स हो गया, तो टाइम फिक्स हो गया, 2 फिक्स है ऑलरेडी, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब एलएचएस मैक्सिमम का होना चाहिए। और एलएचएस मैक्सिमम कब होगा? ध्यान समझो, जब मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, मतलब अल्फा कितना होगा मेरे पास? 90 डिग्री। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिड्यूस कर लिया अपन ने। इसका मतलब क्या है समझो, ये वाला जो एंगल है ये क्या होना चाहिए? ये 90 डिग्री होना चाहिए। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है वो चलता चलता अगर मान ले किसी इंस्टेंट पे यहां आ गया, किसी टाइम टी पे, तो इस इंस्टेंट पे जो मैक्सिमम एंगल बना रहा होगा वो यहां बन रहा होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? क्यों मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां होगा? सोचो रे इधर जा रही होगी अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां पे मैक्सिमम है। अब यहां देखते हैं, जब रे इधर जा रही होगी तो क्या वापस 0 एंगल हो जाएगा? फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, किसी पॉइंट पे यहाँ भी उतना एंगल नहीं होगा, है ना? क्योंकि मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब सोचो इसके इधर और इसके उधर दोनों में क्या हो रहा है? एंगल कम है, इंसिडेंस एंगल, है ना? ये वाला एंगल जो बोल रहा हूं मैं, कौन सा एंगल? ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये एंगल कम है दोनों साइड में, करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार अगर चांसेस बने टीआईआर के तो वो इस पॉइंट पे बनेंगे, ठीक है? इसको नाम अपन क्यू दे रखा है अपन ने, पी डैश देते हैं। इस इंस्टेंट पे चांसेस बन जाएंगे, क्लियर? बिल्कुल। अगर सोचो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो जो रे आना चाहिए वो रे इधर से आके और ऐसे टेंजेंशियल निकल जाएगी। यहां से आई, ये सोर्स है अपना, सोर्स से आई और ऐसे टेंजेंश निकल गई, ये टीआईआर हो गया। तो ऑब्जर्वर को एक थिन रिंग मिल गई। अब रिंग क्यों मिलेगी ये सोचो। ये जो काम है ये पूरे ऐसे सर्कुलर रिंग में होगा, यहां भी होगा, इधर। अब ये स्फीयर है ना, 3D में थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा अपने को। तो बेसिकली ये एक स्फीयर मान लो, ये सेंटर है, सेंटर से किसी r दूरी पे या 2 × t जो अपने vt मानी थी अपने डिस्टेंस, 2t दूरी पे अपने को साइड में से रिंग दिखेगी पूरी कंप्लीट, जहां पे टीआईआर हो रहा होगा, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इसका मतलब एक पतली सी, इसलिए उसने लिखा था क्वेश्चन में थिन रिंग मिलना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए अपन ने टीआर की कंडीशन लगा दी यहाँ पर। तो सोचो सबसे पहली बार यहां हो रहा होगा, उसके आगे भी हो रहा होगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि उसके आगे जब चली जाए तब भी, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए इस इंस्टेंट पे अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल है, तो सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है कि ये जो θ1 आएगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे टीआईआर होना ही है, ठीक है? तो आगे भी आपको रिंग मिल सकती है और हो सकता है आपको मोटी रिंग भी मिले, लेकिन अपने को उसकी चिंता नहीं करना है। अपने को सिर्फ उसकी चिंता करना है कि सबसे पहले क्या होने वाला है, मिनिमम टाइम पे जो सबसे थिन रिंग मिल जाए आपको, यहां से चलने के बाद किस टाइम इंस्टेंट पे आपको थिन रिंग मिल जाएगी, अपने वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो आगे की पॉसिबिलिटी अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है मेरे को आगे एंगल बढ़ते आएगा। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला एंगल मैं इस इंस्टेंट पे क्रिटिकल एंगल के बराबर रख देता हूं, ठीक बात है? ये डायग्राम ड्रॉ किया मैंने आपके सामने, और ये मैंने बना दिया 53 डिग्री। ये रेडियस r है, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r cos थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास r sin थीटा, जो कि इक्वल है r इंटू साइन 53 स्पीड सेंटीमीटर में है ना, ये इंटू टाइम के बराबर होना चाहिए। यहां से टाइम इंस्टेंट आएगा। रेडियस कितना है? क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, शायद 10 सेंटीमीटर दे रखा है, चेक कर लेते हैं। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 इंटू साइन 53 4/5 इज इक्वल्स टू 2t। सो ये कट गया 10, मेरा टाइम आ गया 4 सेकेंड्स। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर मुझे पहली बार एक थिन डार्क रिंग मिलेगी।
क्लियर एकदम? बढ़िया सवाल था, शानदार, मजा आया, कॉन्सेप्ट सीखे अपन बहुत शानदार। चलिए तो भैया आज के सेशन में इतना ही, लेकिन एक बार जरूर ध्यान रखना, स्ट्रगल बिल्ड्स कैरेक्टर, डोंट ट्राई टू स्किप इट। जितनी कड़ी मेहनत आप करते रहेंगे आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। थैंक यू।